हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सारथी पे। मैं हूं आशीष कुमार और आज हमको पढ़ना है सांख्यिकी और प्रायिकता चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। तो प्रायिकता हमने आप लोगों को बता दिया है, प्रायिकता के कुछ सवाल भी लगवा दिए थे। अब आज आप लोगों को पढ़ना है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? आज हम लोग को सांख्यिकी पढ़ना है। तो सांख्यिकी सांख्यिकी देखो यह एक संख्याओं का। तो सांख्यिकी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने प्रायिकता की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाइएगा और क्लिक करिएगा और प्रायिकता की वीडियो देख लीजिएगा। और आजकल आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो और लाइक नहीं दे रहे हो, ठीक है? तो शेयर करना ना भूलें और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। उसका ज़रूर से ज़रूर हम लोग आपको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है? तो सांख्यिकी में सबसे पहले आती है, देखो हमारे देश में जनगणना का नाम सुने होंगे आप लोग। जनगणना होता है लगभग 10 साल पे एक बार हमारे देश में जनगणना किया जाता है, ठीक है? तो जनगणना से जो हम लोग डेटा इकट्ठा करते हैं, ठीक है? वो क्या बोलते हैं, घर-घर का टीचर लोग जा जाके घर-घर पे जो है वो क्या करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो जानकारी लिस्ट वाइज़ इकट्ठा करते हैं। इन सभी जानकारियों को अगर इन सभी जानकारियों को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ डाटा बोलते हैं, ठीक है? कच्ची सूचनाएँ या कच्चा या मटेरियल जो भी कहो, तो ये होती है रॉ डाटा। तो इसको इकट्ठा करने पे इसको आँकड़ा बोला जाता है, ठीक है? तो इस आँकड़े 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्गीकृत आँकड़ा और एक होता है अवर्गीकृत आँकड़ा। तो देखो, सबसे पहले अवर्गीकृत आँकड़े के बारे में देख लो। देखो, जो वर्गीकृत आँकड़ा होता है, आप लोग इस तरह से अनुमान लगा सकते हो। अवर्गीकृत आँकड़ा होता है वो लिस्ट वाइज़ ऐसे दिया रहेगा, ठीक? इस तरह से। एक तरफ दिया रहेगा बारंबारता और दूसरी तरफ दिया रहेगा जो भी हो, संख्या या कुछ भी दिया रहेगा जो, ठीक? तो इस तरह से लिखा होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 20, यहाँ पे कुछ होगा। तो इस तरह से लिस्ट वाइज़ दिया रहता है, वो क्या होता है? ये होता है वर्गीकृत आँकड़ा। और अवर्गीकृत आँकड़ा होता है। और जो वर्गीकृत आँकड़ा होता है वो इस तरह से गामा के रूप में दिया जाता है, 21, 22, 23 कुछ डॉट-डॉट ऐसे करके दिया रहता है। तो ये होता है अवर्गीकृत आँकड़ा और ये होता है वर्गीकृत आँकड़ा। वर्गीकृत और ये होता है अवर्गीकृत। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको दिया गया है सपोज़ दैट, या एक वर्गीकृत आँकड़ा दिया गया है, एक वर्गीकृत आँकड़ा दिया गया है। वो आँकड़ा क्या है? x1, x2, x3 डॉट-डॉट-डॉट xn, ठीक है? ये एक वर्गीकृत आँकड़ा दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है? कि आपसे पूछा जाए कि इनका माध्य बताइए, ठीक है? माध्य पूछा जाए, तो माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? या समांतर माध्य या माध्य जो भी बोलो, तो माध्य निकालने के लिए आपको करना पड़ता है, ये होता है सूत्र इसका माध्य। माध्य निकालने के लिए क्या करोगे आप? x1 प्लस x2 प्लस डॉट-डॉट-डॉट-डॉट x3 प्लस डॉट-डॉट-डॉट xn, ठीक है? और बाई n। कुल कितने संख्याएँ हैं? n है। देखो 1, 2, 3 डॉट 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 n है। तो n से क्या करना आप लोग? भाग दे देना। तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, सिग्मा xi, जहाँ देखो, और इसको लिख दोगे n, जहाँ xi इज़ इक्वल टू x1, x2 प्लस में प्लस x3 डॉट 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 xn होता है। इसको हम xi से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है? सिग्मा का मतलब होता है जोड़, xi का मतलब x1, x2, x3, x4 जितने भी होंगे, ठीक है? xn तक। तो ये इसका फार्मूला होता है। इसको x बार से भी लिखते हैं और इसको बोलते हैं माध्य। तो माध्य इज इक्वल टू होता है क्या? सिग्मा xi अपान सिग्मा सॉरी n, सिग्मा xi अपान n होता है। ये होता है वर्गीकृत आंकड़े के लिए। अगर पूछा जाए आपसे कि अवर्गीकृत आंकड़े के लिए अगर आपको माध्य निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ठीक है? तो अवर्गीकृत आंकड़े के लिए देखो, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुत सिंपल है। देखो, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं एफ एफ, या इसको एक्स से लिखते हैं, ठीक है? अब देखो, इसको एफ से लिखते हैं, इसको एक्स से लिखते हैं। अब यहाँ पे देख लो, सपोज दैट कोई दिया रहेगा जैसे 10, 5, 7 और यहाँ पे 2, 3, 4 इस तरह से दिया हुआ है। तो इसका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, जिस तरह से इसमें x1, x2, x3 को क्या करते थे? xi से डिनोट करते थे। उसी तरह से यहाँ पे देखो, इसको देखोगे तो f1 है, f2 है, f3 है, f4 है, इस तरह से आएगा। और इसको देखोगे तो x1 है, x2, x3, x4 इस तरह से आएगा। ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? ये होगा x1, ये होगा x2, ये होगा x3, नहीं सॉरी, ये होगा f1 होगा और ये f2 होगा
और ये क्या होगा, F3 होगा और ये F4 और ये X1, X2, X3, X4 इस तरह से संख्याएं होंगी इसमें, ठीक है। अब देखो उसका जब निकालोगे क्या करोगे, माध्य निकालोगे तो माध्य इज इक्वल टू, इसका माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो F1 प्लस F2 प्लस सॉरी, इसका माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना, तो ये आवर्धित आंकड़ों में ये होता है एफ आई, ये होता है एक्स आई होता है। तो इसमें जब आपको क्या कहा जाए कि माध्य निकालना है इसका, ठीक है, आवर्धित आंकड़ा इस तरह से दिया हुआ हो सारणी और इसका बोला जाए माध्य निकालने के, तो आपको एक और सारणी बढ़ानी पड़ेगी इधर, इसको एफ आई एक्स आई बोला जाएगा। ये एफ आई है, ये है एक्स आई, क्योंकि F1 F2 F3 है। अब इसमें क्या करना होगा, F1 इंटू X1, F2 इंटू X2, F3 इंटू X3 इस तरह से निकाला जाएगा। तो इसको करोगे F1 X1, F2 X2, F3 X3, F4 X4 और यहाँ पे क्या करोगे, एक बनाओगे योग इनका निकालोगे, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालोगे, तो ये जोड़ लोगे F1 X1 प्लस F2 X2 प्लस F3 X3 प्लस F4 X4। अभी ये तो इस तरह से लिखा गया है एफ आई एक्स आई करके, तो थोड़ा सा यहाँ पे लंबा लग रहा है, ठीक है। जब ये 20 में 1 का गुणा करोगे तो यहाँ 20 आ जाएगा डायरेक्टली, आप सवाल जब लगाओगे तो इस तरह से हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा। अब देखो इसमें 10 में 2 का गुणा करोगे तो 10 दूना 20, ये भी हो जाएगा। अब देखो 5 में 3 का गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा और यहाँ 7 में 4 का गुणा करोगे तो 28 आ जाएगा। तो 20 20 40 और 10 50, 5 55 और 28 जोड़ के यहाँ पे लिख सकते हो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान, ठीक है। तो अब देखो इसका जब माध्य निकालना होगा तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई लिखोगे और अपान सिग्मा एफ आई, ठीक। ये सिग्मा एफ आई यहाँ पे दिया गया है, इसको जोड़ करके, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा एफ आई लिख सकते हो आप इज इक्वल टू, इसको जोड़ लोगे तो 20 10 30, 5 35, 5 40 2 42, तो ये आ जाएगा। तो इसका सूत्र होता है क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान एफ आई होता है। तो अगर निकालना हो, आप इस सारणी का जो है निकालना हो अगर आपको माध्य, तो कैसे निकालोगे, अब इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। 40 50 5 55 और 28, 8 5 13 के 3 हासिल 1, ठीक, 5 2 7 1 8, 83 आएगा। तो आप क्या करोगे, इसमें रख दोगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान रखोगे 83 और अपान सिग्मा एफ आई का मान रखोगे 42। अब इनसे भाग दे दो, भाग देने पे जो आएगा वही आपका आंसर मिल जाएगा, माध्य मिल जाएगा। 4 दूना 8, लगभग 2 1.98 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, या फिर 2 आ सकता है, लगभग उसको 2 मान सकते हैं। तो इसका ये माध्य जो निकालोगे तो वो यही आपका आएगा, ठीक है। इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ आई अपान एक्स आई। तो अब देखिए एक आंकड़ा लिख रहे हैं हम इसको यहाँ पे 1 2 3 4 9 6 5 2 इस तरह से कोई आंकड़ा दिया गया है, ठीक है। आपसे इसमें से पूछ लिया जा सकता है कि इसको क्या करो, पहले तो आपको एक चीज आनी चाहिए, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, जो कि आप पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे, हो सकता है आप याद ना हो या फिर भूल गए हो, तो उस तरह से पहले मैं आरोही और अवरोही बता देता हूँ। तो आरोही क्रम, आरोही क्रम इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम हो गया, इसको क्या लिख सकते हो, बढ़ता हुआ क्रम। अब इस आंकड़े में बढ़ता हुआ क्रम लिखना हो आपको तो किस तरह से लिखोगे, लिखोगे इस तरह से, देखो पहले 1 है सबसे छोटा, उसको लिख दिया, उसके बाद उससे बड़ा है 2, फिर देखो यहाँ पे 2 एक बार और आया है, 2 फिर से लिख दिया, फिर आ गया 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5 6, फिर उसके बाद से 9 दिया गया है। अब देखो सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से लिखें, ठीक, कोई दिक्कत। तो अगर ये दो बार आया है इसलिए इसको कहीं पे भी लिख सकते हो आप, इसको यहाँ भी लिख सकते हो, इसको हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर या आरोही क्रम। अब इसके बाद आता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम देखो क्या होता है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है घटता हुआ क्रम, ये होता है घटता हुआ क्रम। यानी कि आप किसी भी संख्या को जब लिखोगे तो वह सबसे बड़े को सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से लिखोगे। अब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 9 है, तो 9 को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा 6 है, उससे छोटा 5, उससे छोटा 4 3 2 फिर 2 फिर 1। देखो सबसे बड़े को हमने सबसे पहले लिखा। ये क्या होता है, आरोही क्रम का सीधा सीधा उल्टा होता है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, देख लो।
हमने इधर इसको इस तरह से लिखा था, अब इसको पलट के लिखे हैं 9 को, फिर 6 को, फिर 5 को, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 2, इस तरह से, समझे? तो ये समझ में आ गया होगा। अब आपको ये आंकड़ा दे दिया जाएगा, बहुलक पूछा जा सकता है, तो बहुलक कैसे निकाला जाता है? बहुलक क्या होता है? अब देखो बहुलक 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 पूछा जाता है, ठीक है? तो देखो अगर कोई आंकड़ा दिया गया हो, कोई आंकड़ा दिया गया हो, उसमें संख्याओं को, ठीक है, दोहराया गया हो। अगर देखो ये आंकड़ा दिया गया है, इसमें एक ऐसी संख्या है जिसको 2 बार लिखा गया है, 2 को 2 बार लिखा गया है, देखो यहाँ पे, और कोई भी संख्या दोबारा नहीं आई है, तो इसका बहुलक अगर पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका। अगर इसी तरह से कुछ और यहाँ पे लिखा गया होता है 5, फिर 2, फिर 3, इस तरह से लिख दिया जाए, तो पूछा जाए बहुलक क्या होता है? जो संख्या ज़्यादा बार आया रहता है, जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हुआ रहता है, दोहराया गया होता है, वही उसका क्या होता है? बहुलक कहलाता है उस आंकड़े का। अब इस आंकड़े में देखो, 2 1 बार, 2 बार, यहाँ 3 बार 2 आया है, और 3 सिर्फ 2 बार आया है, और 5 2 बार आया है। तो यानी कि 2 जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा बार दोहराया गया है, इसलिए 2 क्या होगा? उस आंकड़े का बहुलक कहलाएगा। समझे? तो बहुलक इस तरह से निकाला जाता है। ये हो गया बहुलक। अब आपको देखो, बहुलक समझ में आ गया, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, और उसके बाद से अब आपको पढ़ना है माध्यिका, माध्यिका निकालना। तो माध्यिका हम लोग बताते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा स्पेस उसके लिए ज़्यादा चाहिए। तो देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका के बारे में, ठीक? माध्यिका। माध्यिका, माध्यिका क्या चीज़ होती है? अब देखो, अगर माध्यिका पूछा जाए, अगर कोई आपको आंकड़ा दिया गया हो, ठीक है? आंकड़ा इस तरह से 1, 3, 2, 5, 7, 8 और लिखा गया हो 3, इस तरह से दिया गया हो कोई आंकड़ा, तो क्या करते हैं? सबसे पहले इस आंकड़े की माध्यिका अगर पूछी जाए आपसे, माध्यिका आपसे अगर पूछी जाए, तो इसको क्या करना होगा? सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में व्यक्त करिए। सबसे पहला काम आप लोग करेंगे, क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिखने पर आप लिखोगे, आरोही क्रम में लिखने पर, फिर आरोही क्रम में लिख दो। सबसे पहले क्या होगा? 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 3 होगा, उसके बाद फिर 5 होगा, फिर 7, फिर 8। इसको हमने आरोही क्रम में लिख दिया। अब देखो, अब नंबरिंग करते हैं, संख्याओं का नंबरिंग करते हैं कि देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल कितनी संख्याएं हैं? 7 हैं। यही वो n था, n जो उसमें लिखा था x1 + x2 + x3 डॉट 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 लिखा गया था ना, n तक, x n तक। तो ये नंबरिंग था कि कितने एलिमेंट हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि n = कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है। अब देखो, ये संख्या आ गई विषम। अब देखो 7 तो विषम संख्या है, इसको क्या कर सकते हैं? विषम संख्या। तो क्या करेंगे आप लोग? तो 7 जब विषम संख्या है, तो इसका माध्यिका निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, देखो माध्यिका, इसके माध्यिका का सूत्र होता है विषम के लिए। अगर विषम है तो वो होगा n + 1/2वां पद, यही इसका माध्यिका होगा। तो देखो, ये तो फार्मूला हो गया आपका, ये फार्मूला हो गया। अब देखो ये हो गया सम के लिए, अगर ये सम है तब। अब देखो, अब इसको निकालेंगे, देखो निकालते हैं हम लोग, निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो n + 1/2, n का मान है 7, 7 + 1/2वां पद, यानी कि वां पद, और इज इक्वल टू करेंगे तो 8/2 हो जाएगा, 4 4वां पद, 4वां पद। 4वां पद कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा पद है 3, तो यह हो जाएगा इज इक्वल टू 3। इसकी माध्यिका कितनी आ गई? 3 आ गई। इस तरह से अगर विषम हो संख्याएं, आंकड़े विषम हो, तो उसकी माध्यिका इस सूत्र से निकाली जा सकती है आसानी से, बिल्कुल ईजी है। अब देखो, और नेक्स्ट है अवरोही क्रम, अवरोही कह रहे हैं, माध्यिका। अगर देखो यहाँ पे तो अभी सम था, और इसमें हम एक और संख्या जोड़ दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं? 9 हमने जोड़ दिया बाद में। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब संख्याएं कितनी हो गई? 8 हो गई, 8 हो गई ना। अब देखो ये हो गया सम, 8 हो गई, तो ये विषम नहीं रहेगा, तब ये हो गया सम। और सम के लिए सूत्र क्या होता है? माध्यिका इज इक्वल टू, तब माध्यिका बराबर होता है n/2वां पद प्लस, और होता है प्लस भी लिख सकते हो, और भी लिख सकते हो, प्लस n/2 + 1वां पद, ठीक, इस तरह से होता है। अब देखो, अब इस तरह से निकालेंगे। अब देखो क्या करेंगे, ये होता है सूत्र इसका। अब इसमें से हमको निकालना है अगर, तो क्या करेंगे? n/2वां पद करेंगे तो 8/2 यानी कि 4वां पद आ जाएगा, 4वां पद आ गया। और क्या करेंगे? 4 धन 1 यानी कि 5वां पद, 5वां पद, ठीक, 4वां पद धन 5वां पद।
तो चारवां पद क्या है, 1 2 3 4, चारवां पद है 3 और पांचवां पद है 5, तो इसको क्या करेंगे 3 धन 5 बराबर 8। ये आपका निकल गया माध्यिका। ठीक है, अगर सम संख्या होगी, सम आंकड़े होंगे, तो आंकड़े जब सम होंगे तो उसकी माध्यिका इस तरह से निकाली जाएगी। और एक चीज और आपको जानकारी रखना जरूरी है, वो है परिसर। परिसर कैसे निकाला जाए, अगर किसी संख्या का, किसी आंकड़े का परिसर पूछ लिया जाए तो कैसे बताओगे। परिसर में क्या करना होता है, आप लोग आरोही लिखोगे या अवरोही लिखोगे, तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी उसमें, जैसे इसमें सबसे बड़ी संख्या 8 है, 8 है ना, तो और सबसे छोटी संख्या देखेंगे, इसमें सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो इन दोनों का अंतर जो होता है वही परिसर होता है। तो 8 में से 1 निकालेंगे तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, परिसर बराबर 8 ऋण 1 बराबर 7। इसका रेंज, इसको बोलते हैं रेंज, इसका रेंज निकल जाएगा 7। ठीक है, तो परिसर इस तरह से निकाला जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से सारी की सारी थियरी हो गई कंप्लीट। अब हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे। ठीक है, तो सारा ये थियरी हो गया कंप्लीट मेरी तरफ से, और आपकी तरफ से भी हो जाना चाहिए। तो अब हम लोग अगली बार जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन को, इसके सांख्यिकी के। तो मिलेंगे क्लास के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।